हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के प्रीवियस ईयर यानी VVI ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हाथ में। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, यूं आगे बढ़ते रहे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा पवन टीचिंग सेंटर, ये आपका मेरा मोबाइल नंबर। किसी प्रकार से कोई डाउट, परेशानी, समस्या हो तो कॉल कर सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ देखा जाए तो विज्ञान साइंस है। क्या है? विज्ञान और साइंस, जिसको विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ये हम लोग भौतिक पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कौन प्रश्न? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो सेम टू सेम आपके एग्जाम हॉल में आएंगे और यहीं से पूछे जाएंगे। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, यूं आगे बढ़ते रहे। हम लोग चलते हैं। अब समय, हम लोग के पास ज्यादा समय नहीं है, टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग जल्दी से जल्दी सोचेंगे और ज्यादा प्रश्न कर सकें, जिससे आपको एग्जाम हॉल में या कह सकते एग्जाम देने में और नंबर उठाने में बहुत ही आसानी हो। तो चलते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए। थोड़ा सा हम कैमरा को सेटिंग करके जूम प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न चलता है, प्रश्न का रहा है प्रश्न संख्या फर्स्ट। कौन संख्या? प्रश्न संख्या। तो प्रश्न संख्या पहला क्या करा, जो हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा ज्यादा जूम करने पर पिक्चर फटता है, लेकिन कोई नहीं, हम लोग मैनेज करके चलेंगे। तो कर रहा है प्रश्न संख्या, देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या फर्स्ट, प्रश्न संख्या फर्स्ट क्या करा? पहला प्रश्न फिजिक्स का, चैप्टर फिजिक्स का, भौतिक्स का पहला, प्रकाश तथा परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन और क्या है? अपवर्तन, दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है लगभग हम लोग 80 क्वेश्चन लगभग करेंगे। इसका जो 80 क्वेश्चन को जो पूर्ण रूप से हम इसे कर सकते हैं, ब्रीफली में या डीपली में कर सकते हैं। चाहिए तो आपको 100 क्वेश्चन भी करा देते हैं। तो सोच लीजिए, अगर एक चैप्टर का सिर्फ फिजिक्स के भौतिकी का, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन का सिर्फ हम लोग 80 क्वेश्चन प्रश्न करेंगे, 86 प्रश्न करेंगे। तो सोच लीजिए, इसी प्रकार से चैप्टर 2 का भी करेंगे, चैप्टर 3 का करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ही क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब इससे ज्यादा आपको पूछ ही नहीं सकता है। सेम टू सेम कॉपी यहीं से आएगा, तो कॉपी कर लिया जाएगा एग्जाम हॉल में। इसलिए तो मेरे थंबनेल में आप भी देख सकते लिखा हुआ, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएंगे यहीं से। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर साथ, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। हम लोग करने जा रहे हैं प्रश्न परावर्तन तथा अपवर्तन। करा पहला में करा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ये प्रश्न 2012 में पूछा गया था, 2017 में। संभावित है कि 2022-23 में भी पूछ लिया जाए। तो क्या कीजिए, इंपॉर्टेंट है एकदम चटनी वाला जिसको क्वेश्चन कहते हैं ना, नॉर्मल क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट से ऑप्शन देखिएगा, मार दीजिएगा। कौन है जो लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता? जल। तो जल लेंस बनाने में प्रयुक्त होता है कि नहीं होता है? कांच का प्रयोग होता है, प्लास्टिक का प्रयोग होता है, जल का भी प्रयोग होता है। तो क्या मिट्टी से लेंस बनाया जाएगा? नहीं। तो कौची हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। तो एक का आंसर हो जाएगा डी, जो है क्या है? प्रश्न संख्या 1 का आंसर है डी। मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में किया नहीं जाता है। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया था। सेम टू सेम एजेटिक क्वेश्चन आने वाला है आपको। तो 1 डायोप्टर है, तो 1 डायोप्टर है तो इसका क्या होगा? इसका जो लेंस की फोकस दूरी होगा, जो क्या होगा? तो जब 1 डायोप्टर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 100 से 1 डायोप्टर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी इसकी होगी। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या चलते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या करा? प्रश्न संख्या तीसरा में क्या करा, जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उतना लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो किसी भी बिंब में, जो बिंब का वास्तविक तथा समान साइज बनाना है, प्रतिबिंब बनाना, तो प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, लेंस के मुख्य फोकस पर। ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, अनंत दूरी पर रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी में रखना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या होगा? तो हमको अगर बराबर बनाना है और उससे बराबर
वास्तविक दूरी बनाना है तो फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखेंगे तो क्या होगा, जो प्रतिबिंब का होगा वास्तविक तथा समान साइज के प्रतिबिंब बनेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं, 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, किसी गोलीय दर्पण में कौन पन दर्पण, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो कौच दर्पण तथा लेंस क्या चीज समता होगा, दोनों अवतल होगा, दोनों उत्तल होगा। दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, और दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा। तो क्या होगा, प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर दोनों अवतल होगा। जब गोलीय के दोनों को फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, माइनस में अवतल प्लस में उत्तल, ध्यान देने योगवाद। प्रश्न संख्या कितना, प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 5 की ओर। तो देख सकते हैं प्रश्न संख्या 5 में, जो प्रश्न संख्या 5 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोल क्यों इंपॉर्टेंट सर, जो हमको थोड़ा सा क्या कीजिए बताइए। हम कि इसलिए प्रश्न संख्या 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए तो ये प्रश्न 16 में 21 में भी पूछे गए हैं। तो प्रश्न संख्या 5 क्या करा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो एकदम सेम टू सेम एजीटी क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो ये भी क्या ऑप्शन देखने का चीज है, डायरेक्ट प्रश्न देखिए और क्या बचिए आंसर मारिए। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या हो गया, बी। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 6, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, किसके परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये प्रश्न तो ऐसा लगता है कि भेड़िया धसान पूछा है। देख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है और परावर्तन के कितने नियम है। देखिए सेम क्वेश्चन वहां कब पूछा है, 15 में पूछा है, 16 में, 15 में, 12 में, 15 में, 15 में, 20 में, 21 में, 16 में, यानी इतना बार पूछा है यह प्रश्न, इतना बार पूछा है कि हमको 2 बार इसको लिखना पड़ा तब जाके यहाँ पर सेटलमेंट हुआ। तो प्रश्न संख्या कितना, 5 का, 6 का, प्रश्न संख्या 6 का आंसर कितना हो जाएगा, 2। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम रट लीजिए, एकदम सेम टू सेम आने वाला है क्योंकि बार बार पूछता है, ये प्रश्न को पूछता है 1 साल 2 साल नागा करके। तो 22 में नागा कर दे तो 23 में तो कन्फर्म में पूछेगा। उसी प्रकार प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं, 7 में, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 7, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस का, ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस का। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो आंसर हो जाएगा 7 का डी हो जाएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या कितना, 8 की ओर चलते हैं। ये देखिए कितने बार ये प्रश्न आए हैं, हम बता नहीं सकते हैं। किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो क्या होता है प्रश्न संख्या 8 का, ये तो आप पढ़े चुके, एकदम याद हो गया होगा। साइन आई बटा क्या होता है, साइन आर होता है। ये प्रश्न 15, 19 और 21 में पूछे गए हैं। एकदम सेम टू सेम एजीटी क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में यहीं से देखने को मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ लो, चाहे कहीं से क्वेश्चन आएगा यहीं से। प्रश्न संख्या 9 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कर रहा है, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है, ऑप्शन ए सभी जगह समान मोटाई का, ऑप्शन नंबर बी बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है, ऑप्शन नंबर सी किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो एक उत्तल लेंस क्या होता है, तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, कौन लेंस, उत्तल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, किनारे में मोटा, बीच में कच्ची, बीच में पतला, किनारे में मोटा होता है। प्रश्न संख्या कितना, 10 करा अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ये भी प्रश्न एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आते हैं। दिया हुआ 2013 में, 20 में, 21 में क्वेश्चन पूछ के तो एकदम धूरी उड़ा दिया है लगता है जैसे। तो प्रश्न संख्या 10, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन होता है v/u होता है। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कहाँ, 11 में चलते हैं। कहाँ चलते हैं जी, 11 में। कहा गोलीय दर्पण में फोक सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। कौन दर्पण, गोलीय दर्पण में फोकस्तांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। बीच के बीच क्या संबंध है जो बताते हैं हम लोग, देखते हैं।
प्रश्न संख्या 11 के ए आर बराबर 2f होगा, बी एफ बराबर आर होगा, एफ बराबर 2 बट्टा आर और डी ऑप्शन नंबर आर बराबर एफ बटा 2। तो गोलीय दर्पण और फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच कैसा संबंध होगा? तो प्रश्न संख्या 11 का ए आर बराबर 2f होता है। गोलीय दर्पण और फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच की दूरी को आर बराबर 2f से सूचित किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं? 12 चलते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 12 का ये भी 2012 में प्रश्न पूछे गए थे। तो 2012 प्रश्न का है, एकदम सेम टू क्वेश्चन सेम आया है। इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ जो देखते हैं। इसका ऑप्शन है आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर हो जाएगा निर्गत कोण। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। कौन कोण? निर्गत कोण। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? ए ऑप्शन नंबर ए -x डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी 1 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी 2 डायोप्टर और ऑप्शन नंबर डी 1.5 डायोप्टर। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर हो जाएगा 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1d होगी। तो 2 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी? 2d होगी। यह प्रश्न कब पूछा गया था? 2012 में। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कितना 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कर रहा है उसमें देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 और 15 और 16 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 14 कर रहा, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। कोई भी अवतल दर्पण हो उसके द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थिति होती है। जब वस्तु की स्थिति होती है कैसा? ए ऑप्शन में दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर बी फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच, ऑप्शन नंबर सी वक्ता केंद्र पर ही, ऑप्शन नंबर डी वक्ता केंद्र से परे। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या हो जाएगा? दर्पण तथा उसके फोकस दूरी के बीच होगा। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक तथा सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है कब रहे? जब दर्पण तथा उसके फोकस दूरी के बीच में स्थित रहेगा तब बनेगा प्रतिबिंब। प्रश्न संख्या कितना की ओर चलते हैं? प्रश्न संख्या 15 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या करा? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? उत्तल, ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए प्रश्न संख्या 15 का आंसर क्या होगा। तो सर प्रश्न संख्या 15 का आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। किसी भी दर्पण का प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनेगा कब? जब उत्तल दर्पण में रहेगा तो हमेशा सीधा बनेगा और क्या बनेगा? छोटा बनेगा। प्रश्न संख्या 16 अवतल दर्पण है अभिसारी, अपसारी, अभिसारी तथा अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या हो जाएगा? एक अपसारी। अवतल दर्पण कैसा? अभिसारी है। तो उत्तल दर्पण देखा पूछ देगा तो उत्तल दर्पण कैसा हो जाएगा? उत्तल दर्पण अपसारी हो जाएगा अगर उत्तल दर्पण के बारे में पूछेगा तो। ये प्रश्न संख्या कितना था? 16 था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, प्रश्न अच्छे प्रश्न है, तो नीचे जो लाइक का बटन दिया हुआ है उसको दबाना ना भूलें। आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक साथ अपने दोस्तों को क्या कर दीजिए? वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 चलते। प्रश्न संख्या 17 थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक है। 17 और 18 फिर भी थोड़ा सा मैनेज कीजिए, कोऑपरेट कीजिए और हम तो आपको प्रश्न पढ़ के बताते हैं। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक एवं छोटा होगा, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक एवं आवर्धित होगा, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक एवं छोटा होगा और ऑप्शन नंबर डी वास्तविक एवं आवर्धित होगा। तो प्रश्न संख्या कितना? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें क्या कीजिए? बताइए। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ए उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक होगा और हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर क्या हो गया? 1। उसी प्रकार हम लोग चलते प्रश्न संख्या कितना में? 18 में चलते हैं। आप 18 हमको बनाने से पहले, हमको उत्तर देने से पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्या दीजिए? उत्तर दे दीजिए और क्या करते हैं? हमको बताकर बताइए।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण का द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी इस सभी दर्पणों द्वारा। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अवतल दर्पण के द्वारा। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 19 में चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जो निम्नलिखित दिया हुआ उनमें से किस में से बड़ा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है, तो किस में बनेगा। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण में बनेगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण में बनेगा, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण में बनेगा, और ऑप्शन नंबर डी अवतल लेंस में बनेगा। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अवतल दर्पण में बनेगा। निम्नलिखित में से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनेगा, अवतल दर्पण में बनेगा। हम लोग प्रश्न संख्या आगे चलते हैं 21 की ओर चलते हैं। कहां चलते हैं, प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 क्या करा जो देखते हैं, 20 की ओर। करा प्रश्न संख्या 20 समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा। प्रश्न पूछे गए 15 में, 16 में पूछे गए प्रश्न। इंपोर्टेंट सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो इंपोर्टेंट है। जब हम एक चैप्टर का आपको 86 प्रश्न कराएंगे, सोचिए हर एक चैप्टर के कराएंगे उस तरीका से कितने प्रश्न हो जाएंगे। क्या आपको लगता है एज एक क्वेश्चन यहाँ से नहीं डाला जाएगा, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन यहीं से डाला जाएगा। प्रश्न संख्या 20 में करा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक होगा, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक होता है, ऑप्शन नंबर सी कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर क्या हो जाएगा, बोल सर 20 का बी हो जाएगा, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। प्रश्न संख्या कितना चलते हैं, 21। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, कोई भी वस्तु उसका आवर्धित प्रतिबिंब कैसा बनेगा। प्रश्न संख्या 1 ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, और ऑप्शन नंबर डी सब प्रकार के दर्पण से। तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किससे बनता है, तो सर किसी भी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है। तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या चलते हैं 22 की ओर चलते हैं। कह रहा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कौन प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा ऑप्शन नंबर ए सीधा होगा, ऑप्शन नंबर बी उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर सी तिरछा होता है, और ऑप्शन नंबर डी औंधा होता है। तो और तिरछा औंधा तो बकवास वाला क्वेश्चन ऑप्शन दे दिया। तो ऑप्शन आपको ए और बी में चूज करना कौन होगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो सर काल्पनिक प्रतिबिंब होता है जो हमेशा सीधा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। तो कौन देने योग्य, ध्यान देने योग्य। प्रश्न संख्या कितनी की ओर चल रहे हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 23 में चल रहे हैं। करा किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। किस दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो होगा, दर्पण में हमेशा आभासी और क्या छोटा प्रतिबिंब बनेगा। प्रश्न संख्या 23 का आंसर आपको क्या होगा जो बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, हमसे पहले आप लिख के बता दीजिए। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर हो जाएगा अवतल, ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा जो होगा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनेगा, किससे, वस्तु से। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 24 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या कितने, 24 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 में क्या कर रहा है जो देखते हैं। कह रहा निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण में, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण में, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या होगा। तो बोल सर 24 का आंसर हो जाएगा बी उत्तल दर्पण में हो जाएगा फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। और अवतल में तो क्या पता ही आपको है क्या होता है। जो बोल सर नहीं पता तो जाके आपको नीचे जिसमें पढ़ाया गया है डिटेल से आप जाके वहां पर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 25 गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अक्ष कहते हैं,
ऑप्शन नंबर बी फोकस्तांतर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी वक्रता त्रिज्या कहते हैं और ऑप्शन नंबर डी वक्रता व्यास कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर क्या हो जाएगा? फोकस्तांतर। गोलीय दर्पण और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस्तांतर कहते हैं, जिसको एफ से सूचित किया जाता है। प्रश्न संख्या 26, लीजिए फिर सेम क्वेश्चन उलट के दे दिया आपको। वक्रता त्रिज्या r हो एवं फोकस दूरी f हो तो इसमें संबंध क्या होगा? तो जब भी पूछ दे वक्रता त्रिज्या r हो फोकस दूरी क्या हो f हो तो इसमें संबंध होता है f बराबर r बटा 2 होता है। ई स्लैश मतलब बटा होता है, तो f बराबर r बटा 2। तो प्रश्न संख्या 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या क्या चलते हैं? 27 चलते हैं। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? अब ये प्रश्न पूछा जाता है, 15 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 21 में पूछा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये प्रश्न क्या किया जाते हैं? पूछे जाते हैं। तो ये स्टार वाला क्वेश्चन है, तो कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात है। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए कौन सा क्या दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उपयुक्त तीनों यानी कि सभी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर बी हो जाएगा। हजामत बनाने के लिए यानी बाल दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या कहाँ? नीचे देखिए 28 है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौची प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में ए ऑप्शन नंबर ए में अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी में उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी में समतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी में उत्तल तथा अवतल दर्पण प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 28, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में कौन सी प्रयोग किया जाता है? तो सर सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात, इसलिए इसको स्टार मार लीजिए। अब क्या कर लीजिए? लिख लीजिए, उतार लीजिए, छाप लीजिए, याद कर लीजिए, बार बार इसी वीडियो को रिपीट कर करके देखिए, जिससे आपको पढ़ने और समझने में क्या हो जाए? आसानी हो जाए। प्रश्न संख्या आगे करा है। प्रश्न संख्या कितना? 29। सर्च लाइट की परावर्तन सतह होती है। तो सर्च लाइट की परावर्तन सतह कौन सी होता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी भी उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण होते हैं। तो प्रश्न संख्या 29 का आंसर हो जाएगा बी, सर्च लाइट की परावर्तन सतह अवतल दर्पण होती है। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 29, रोगियों की नाक, कान, गले आदि को जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है। तो कान वाला डॉक्टर, चाहे नाक वाला डॉक्टर, चाहे गले वाला डॉक्टर, कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो ऑप्शन को प्रश्न संख्या 30 का आंसर हो जाएगा कौन? ए अवतल दर्पण का होता है। जो दांत आप दिखावे गए होंगे कभी, तो कौन सा दर्पण से आपको देखा होगा? अवतल दर्पण से दांत को आपको देखा होगा। मैं फिर आपको कहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को पवन टीचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने साथ एक दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि वह भी आपका फ्रेंड जो दोस्त है वो भी पढ़ सके और अपने जिंदगी में आगे बढ़ सके। प्रश्न संख्या कितना? 31 है। करा 31 में करा, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी कम होती है, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तित होती रहती है और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होती है। तो प्रश्न संख्या 31 का आंसर हो जाएगा बी कम होती है। पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा के फोकस दूरी से क्या होती है? कम होती है। प्रश्न संख्या 32, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बना होगा? प्रश्न ऑप्शन नंबर ए बराबर और सीधा होगा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और उल्टा होगा और ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और सीधा होगा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 32 का आंसर हो जाएगा बी वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब जो होता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है और कैसा होता है? उल्टा होता है। उसी प्रकार प्रश्न संख्या कितना चलते? 33 में, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम ऑप्शन नंबर ए फोकस पर रहता है, ऑप्शन नंबर बी फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, ऑप्शन नंबर सी अनंत पर रहता है और ऑप्शन नंबर डी फोकसांतर की दुगनी दूरी तथा अनंत के बीच रहता है। तो ये चारों ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा? तो सर प्रश्न संख्या 33 का आपका आंसर हो जाएगा बी फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं हम लोग? 34 की ओर चलते हैं और 35 की ओर चलते हैं।
करा प्रश्न संख्या 34 में करा लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी की दुगनी, फोकस दूरी के बराबर, फोकस दूरी से व्युत्क्रम होता है और फोकस दूरी की तिगुनी होती है। तो प्रश्न संख्या 34 का आपका आंसर हो जाएगा सी, फोकस की दूरी के व्युत्क्रम होता है लेंस की क्षमता। प्रश्न संख्या क्या है? तो बोलते यार प्रश्न संख्या 35, उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए बड़ा और वास्तविक होगा, ऑप्शन नंबर बी छोटा और वास्तविक होगा, ऑप्शन नंबर सी छोटा और काल्पनिक होगा, ऑप्शन नंबर डी बड़ा और काल्पनिक होगा। तो प्रश्न संख्या 35 प्रश्न संख्या 35 का आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी बीम F और 2F रहे, इसका प्रतिबिंब के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा और वास्तविक बनेगा। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या कितना? प्रश्न संख्या 36, दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो सर दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहेंगे। कौन लेंस कहलाएगा? गोलीय लेंस कहलाएगा। तो डायरेक्ट इसका तो आंसर आप बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 36 का आंसर क्या हो गया? सी। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या क्या चलते हैं? 37 की ओर चलते हैं। 37 क्या कह रहा? किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, यानी दूर किया जा सकता है? प्रश्न पूछा गया कब? 2019 में पूछा गया। जितने भी प्रश्न सारे आपको VVI प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम हॉल में एग्जिटी आने वाला है, यानी सेम टू सेम आपको एग्जाम हॉल में क्या होने वाला है? छपने वाला है। तो इसको कौन देने योग्य बात हो जाएगा? ध्यान देने योग्य बात है। इसलिए देखना भूलना ना बोले और अपने दोस्त को साथी से शेयर कर रहे हैं ना बोले। किस लेंस के उपयोग से दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस से, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस से, ऑप्शन नंबर सी कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस, और ऑप्शन नंबर डी बेलनाकार लेंस। तो प्रश्न संख्या 37 का आंसर आपको हो जाएगा बी, उत्तल लेंस से दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या कितना है? 38 है। प्रश्न संख्या 38, नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। तो नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के साथ जो है दर्पण के सामने रखी गई बीम की दूरी को क्या ली जाएगी? ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 38 का क्या आंसर हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 38 का आपका आंसर हो जाएगा बी, ऋणात्मक। नए कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी क्या होगी? हमेशा ऋणात्मक होगी। हम चलते हैं प्रश्न संख्या कहां? 39 में। 39 प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होता है, क्योंकि पहला लेंस की दो वक्र सतह होती है, ऑप्शन नंबर बी लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती है, ऑप्शन नंबर सी लेंस की दोनों सतह समतल होती है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 39 क्या है? 40। प्रश्न संख्या 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ए लेंस की दो वक्र सतह होती है। प्रत्येक लेंस के दो वक्र केंद्र होते हैं और इसकी लेंस की दो वक्रता सतह भी होती है। उसी प्रकार प्रश्न संख्या कितना? 40 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 में क्या कह रहा है? हमसे पहले आप अगर कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताते हैं तो आप समझ लिए आपका जो तैयारी चल रहा, जो परफेक्ट तैयारी चल रहा, उसमें आपको 50 में 50 लाने से कोई नहीं रोकने वाला है। प्रश्न संख्या 40 में करा गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी F है, वस्तु की दूरी U और प्रतिबिंब की दूरी V में संबंध है। ऑप्शन नंबर ए 52/V प्लस 52/U बराबर 52/F, ऑप्शन नंबर बी 52/V माइनस 52/U बराबर 52/F, ऑप्शन नंबर सी -52/V प्लस 52/U बराबर 52/F, ऑप्शन नंबर डी 52/V प्लस 52/U बराबर -52/F। तो प्रश्न संख्या कितना? 40 का आंसर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं 52 होता है, फार्मूला आप पढ़े होंगे, 52/F बराबर 52/V माइनस 52/U, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, बी। प्रश्न संख्या कितना? 41। आज हम लोग लास्ट प्रश्न, आज का हम लोग लास्ट प्रश्न है। उसके बाद हम लोग कल और प्रश्न इसके आगे करेंगे, 40 प्रश्न और कर लेंगे तो 45 प्रश्न कल कर लेंगे, तो लगभग 86 प्रश्न हो जाएगा। ये पार्ट 2 में हम लोग अपलोड करेंगे, जिससे आपको समझने में, पढ़ने में आसानी हो, कम समय में बेहतर एजुकेशन आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
प्रश्न संख्या 41 करा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 6 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी 12 सेंटीमीटर। तो प्रश्न संख्या 41 का आंसर क्या हो जाएगा? बी 20 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगा? 20, यानी कि उसकी दुगनी हो जाती है, फोकस दूरी की दुगनी हो जाती है। तो कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। 42, हम लोग देरी ना करते, प्रश्न संख्या 42 में चलते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? एक गोलीय दर्पण, उसकी वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, क्योंकि F बराबर 2/r होता है। इसका आधा कितना हो जाएगा? 28 का आधा 14। इसका आंसर हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा? इसका आंसर 14 हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते, प्रश्न संख्या 42 चलते हैं। प्रश्न संख्या 43 क्या करा? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? एक दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी दर्पण के फोकस पर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी दर्पण के पीछे बनेगा और ऑप्शन नंबर डी दर्पण और फोकस के बीच बनेगा। तो एक कोई भी एक दर्पण है तो उसके बीच में वक्रता त्रिज्या में कहाँ बनेगा? तो प्रश्न संख्या 43 का आंसर हो जाएगा कितना? प्रश्न संख्या 43 का आंसर हो जाएगा ए दर्पण और वक्रता केंद्र के केंद्र पर बनेगा। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या चलते हैं 44 44 करा, एक गोलीय दर्पण में से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। कै सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। उसी और बनता है जिस और बिंब तो आवर्धक है। तो प्रश्न संख्या 44 का आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर ए +5, ऑप्शन नंबर बी -6, ऑप्शन नंबर सी -3, ऑप्शन नंबर डी क्या होता है? 6। यहाँ देख दिया आवर्धन बराबर होता है u बटा भी। तो u का मान कितना दे दिया है? 30 और भी का मान दे दिया कितना? 5। 5 6 30, तो माइनस में होता है तो माइनस, क्या हो जाएगा इसका आंसर? -6 हो जाएगा। नीचे आपका सोल्यूशन भी यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ। हम लोग चलते प्रश्न संख्या, अगला चलते प्रश्न संख्या कौन संख्या? प्रश्न संख्या कितना? तो बोल सर प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं, कहाँ चलते हैं? प्रश्न संख्या अगला में चलते हैं, प्रश्न संख्या 45 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 45 में क्या करा? एक उत्तल लेंस के 30 सेंटीमीटर, देखिए सेम क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा गया है। लेंस से बराबर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 10 सेंटीमीटर। तो क्या होता? -f बराबर होता है r/2। r का मान दे दिया है कितना? 30 सेंटीमीटर। 2 काटेंगे तो कितना? 15 आ जाएगा। इसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितना? 46 की ओर चलते हैं। कौन संख्या? प्रश्न संख्या का 46 चलते हैं प्रश्न संख्या 46 की ओर। कह रहा एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता होगी, लेंस की क्षमता क्या होगी? +0.5 डायोप्टर, बी ऑप्शन नंबर बी -0.5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी +5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी -5 डायोप्टर। तो प्रश्न संख्या 46 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सर 46 का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी +5 डायोप्टर। का डायोप्टर? 5 डायोप्टर। उसी प्रकार प्रश्न संख्या कितना चलते हैं? 47 एक लेंस की क्षमता, कौन लेंस की क्षमता? एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? एक लेंस की क्षमता जो है -5 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी कुछ होगी? -20 हो जाएगा। कितना? -20। 5 के उसका 4 गुना हो जाएगा फोकस दूरी, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 20 सेंटीमीटर। दिया हुआ नीचे देखिए 1/-5, तो -0.5 मीटर बराबर -20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में मीटर में आया तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदले तो कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर आ गया। प्रश्न संख्या कितना चला? 48 कौन संख्या? प्रश्न संख्या कितना है? 48। तो देखते हैं 48 कैसे आता है। कह रहा लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है। लेंस की क्षमता कितने डायोप्टर है? 4 डायोप्टर है। और यह होगा, तो देखिए अभी यहाँ पर बनाए, लेंस की क्षमता यहाँ पर कितना था? 5 डायोप्टर। तो होता -f बराबर 1/5 दिए थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -f बराबर क्या? 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 डायोप्टर।
इसको 4 को बदलेंगे तो कितना में दशमलव बदलाएगा। इसको भागा दीजिएगा, 4 से भागा दीजिएगा तो कितना बार में लगेगा, जो देख लेते हैं। 4 से अगर भागा देते हैं तो लगेगा 4, एक दशमलव बैठाएंगे तो 0, 4 दूना 8, फिर 2, 4 5 20, कितना जाएगा 0.25 मीटर में आता है। इसको सेंटीमीटर बदलेंगे, कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो कितना 2 पॉइंट कितना जाएगा, इसको सेंटीमीटर से गुना में करेंगे तो आपको आएगा 2.5। डायोप्टर में दे रहा तो डायोप्टर में तो 0 पॉइंट कितना आ गया 5 आ गया, 0.25। तो 0.25 फोकस दूरी के अवतल लेंस पर, 0.25 फोकस दूरी के उत्तल लेंस पर, कितना 0.25 फोकस मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस पर। डायोप्टर में दिया, दूरी में दिया, फोकस में तो क्या लिखेंगे हम लोग, फोकस में ही आंसर इसका देंगे। उसी प्रकार चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कितना 44, प्रश्न संख्या 49। कौन संख्या, प्रश्न संख्या कितना 49। क्या करा, किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतिबिंब प्रतीत होता है। समतल दर्पण है, कौन सा दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर ए केवल समतल, ऑप्शन नंबर बी केवल अवतल, ऑप्शन नंबर सी केवल उत्तल और ऑप्शन नंबर डी समतल तथा अवतल। तो प्रश्न संख्या 49 प्रश्न संख्या 49 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समतल तथा अवतल दोनों पर ही ऐसा रहेगा। जब हम दर्पण के दूरी पर खड़ा रहेंगे, बहुत दूर खड़ा रहेंगे, कितनी भी दूरी पर खड़ा रहें तो उसका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत ही हमेशा होगा। प्रश्न संख्या कितना 50। हम लोग अर्धशतक मारने पर पहुंच गए। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात। प्रश्न संख्या 50 हम लोग फर्स्ट चैप्टर का 50वां क्वेश्चन कर रहे हैं। तो करा, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। जब है क्वेश्चन कब पूछा किया है 2018 में, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो पूछा हुआ क्वेश्चन तो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो करा को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। पहला 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस। तो प्रश्न संख्या 50 का आंसर हो जाएगा कौन, बी 50 सेंटीमीटर फोकस की दूरी वाले अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, मैं समझा रहा हूँ, आप यहाँ से प्रश्न कुछ सीख पा रहे हैं, तब ये वीडियो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग प्रश्न संख्या चलते हैं 51 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 51 क्या करा, निम्न चित्र उत्तर लेंस से आवर्तित 4 किरणों को दर्शाया गया है। निम्न में से कौन गलत है। दिया हुआ आवर्तित दिया हुआ तो 4 को दर्शाया गया, 1 2 3 4। इसमें करा कि आवर्तित 4 दर्शाया दिया गया, इनमें से कौन गलत है जो बताने के लिए करा। इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा। ये आप रूल पढ़ाए होंगे तो देखे होंगे। जब भी इसका रूल होता, जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण हुए, जब लेंस पर पड़ता है तो परिवर्तन के नियम से होकर कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा नियम है क्या, जब केंद्र पर से गुजरेगा तो जैसे गुजरेगा उसी पर क्या होगा, वापस चला जाएगा, सेम चला जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, जब फोकस दूरी कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो कहा वक्रता केंद्र से ही होकर जाना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर मुड़ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर गलत क्वेश्चन पूछा कौन सी, इसमें गलत कौन होना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 51 में कौन आंसर हो गया, E4 गलत हो गया। ये नहीं, यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ फोकस पर से जाता तो मुख्य अक्ष के समांतर जाता, यहाँ पर से केंद्र बिंदु पर जा रहा है मुख्य अक्ष के समांतर, तो क्या हो जाएगा, गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी क्या होता, गलत हो गया। यहाँ पर हम लोग आगे उसी प्रकार चलते। प्रश्न संख्या 52 52 करा, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन सा इनमें से। पहला ध्वनि तरंग, ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनिक तरंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 52 का प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन सा। तो प्रश्न संख्या 52 का आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, पराबैंगनिक किरण। प्रकाश तरंग है जो कैसा किरण है, पराबैंगनिक तरंग है। ऑप्शन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 का क्या होता है जो देखते हैं। दंत विशेषज्ञ किसी दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब है।
ये प्रश्न संख्या कहाँ पूछा गया? 2028 में पूछा गया था। इसके पहले कहाँ पूछा गया था? 2017 में पूछा गया था। तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 53 का आंसर क्या हो जाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो सर प्रश्न संख्या 53 का आंसर हम बताते हैं। दंत विशेष किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों में बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? तो सर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है बड़ा प्रतिबिंब को देखने के लिए। उसी प्रकार प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 54 54 की तरह करते हैं। कौन सी लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो ध्यान देने एक बात, ये भी कौन प्रश्न है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, VVI। तो कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। 54 में करा कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 54 का आंसर हो जाएगा ए दर्पण तथा ए अवतल लेंस हो जाएगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसके पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। प्रश्न संख्या 55 एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ताओं को मापने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है दर्पण तथा पर्दा पर बीच के दूरी को, ऑप्शन नंबर बी दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या कितना? 55 का पूछा गया, 2018 में पूछा गया। तो प्रश्न संख्या 55 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी को ज्ञात करना या दर्पण या बिंब के बीच की दूरी को ज्ञात करना। प्रश्न संख्या 56 कौन 56 ध्यान देने योग बात, कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। करा 56 में क्या करा? गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए मुख्य फोकस कहलाता, ऑप्शन नंबर बी वक्रता त्रिज्या कहलाता, ऑप्शन नंबर सी प्रधान अक्ष कहलाता, ऑप्शन नंबर डी गोलीय दर्पण कहलाता है। तो प्रश्न संख्या 56 2018 में जो पूछा गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सर इसका आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 56 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। प्रश्न संख्या 57 निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? कै सेंटीमीटर? 32 सेंटीमीटर। तो प्रश्न ऑप्शन नंबर ए +8, ऑप्शन नंबर बी -8, ऑप्शन नंबर सी +16, ऑप्शन नंबर डी -16। तो प्रश्न संख्या 57 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसकी आधी होती है तो 32 का आधा क्या हो जाएगा? 16। प्रश्न संख्या 58 करा यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा होगी, ऑप्शन नंबर सी बी वास्तविक और सीधा होगी, ऑप्शन नंबर सी आभासी और सीधा होगी, और ऑप्शन नंबर डी आभासी तथा उल्टा होगी। ये प्रश्न 2000 कम में पूछा गया, 18 में पूछा गया। तो ये भी प्रश्न क्या होते हैं? इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 58 का आंसर क्या हो जाएगा? सर वास्तविक और उल्टा होगा। प्रश्न संख्या 58 का ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 59 गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ वक्रीय होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ वक्रीय होता है। ऑप्शन नंबर ए अंदर की ओर, ऑप्शन नंबर बी बाहर की ओर, ऑप्शन नंबर सी अंदर या बाहर की ओर, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 59 कौन 59 का आंसर हो जाएगा सी अंदर या बाहर की ओर होता है जो गोलीय दर्पण वक्र होता है। प्रश्न संख्या कितना 60 की ओर चलते हैं हम लोग। कौन प्रश्न 60 प्रश्न कह रहा है बागोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रता हो कहलाती है। बागोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्र हो वो क्या कहलाती है? अवतल दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 60 का आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण कहलाएगी। गोलीय दर्पण जो अंदर की ओर वक्र हो वो कौन दर्पण कहलाता? अवतल दर्पण कहलाता। तो प्रश्न संख्या 60 का आंसर क्या हो गया? प्रश्न संख्या 60 का आंसर हो गया ए अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या 61 में देखिए बहुत ही खराब प्रिंट है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्या कर देता हूँ पढ़ के बता देता हूँ। बहुत सा लग रहा होगा कि सर इतना खराब है क्या दूसरा फोटोकॉपी नहीं करा सकते थे? कराए थे, 2-3 बार कराए। अब खराब हो रहा है तो हम क्या करें? इसका कहना है कि हम खराब ही निकलेंगे। हम कि चलो भाई फिर आप खराब भी रहेगा फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। प्रश्न संख्या 61 में करा बागोलीय दर्पण को बाहर की तरह वक्रित हो कहलाता है। वो अंदर की तरह बाहर की वक्रता होगा तो क्या कहलाएगा? तो बाहर की जब वक्रता होगा तो कहलाएगा उत्तल दर्पण। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में उत्तल दर्पण।
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 62 में गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के अंदर को दर्पण का कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 62 का आंसर हो जाएगा कोची, ये ध्रुव, बी ध्रुव कहा जाता है। प्रश्न संख्या 63 गोलीय दर्पण का बाह्य केंद्र का किन अक्षर से निरूपित किया जाता है? सी से, पी से, ओ से, एफ से। तो इसको जो किया जाता है, निरूपित किया जाता है, सी से किया जाता है। प्रश्न संख्या 64 किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? ये प्रश्न संख्या 19 से 21 में पूछा गया है। तो आवर्धन को क्या चीज में मापा जाता है? तो प्रश्न संख्या 64 को मात्रा विहीन होता है, कोई भी आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रा विहीन, लेकिन इसको डायोप्टर में मापा जाता है, वो प्रचलित मात्रा में मापा जा सकता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? मात्रकहीन होता है। प्रश्न संख्या 65 में करा निम्न में से किस लेंस को फोकस दूरी धनात्मक होता है? 1900 में पूछ रहा है, तो इसका फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर 65 में करा उत्तल लेंस। करा क्वेश्चन नंबर 66 गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा कहलाती है। तो गुजरने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? तो प्रश्न संख्या 66 का आंसर हो जाएगा बी मुख्य अक्ष कहलाती है। प्रश्न संख्या कितना? 67। कौन से 67? सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रित को उत्पन्न उष्मा के कारण जठर उठता है। पहला ऑप्शन नंबर ए में कागज का, ऑप्शन नंबर बी में पत्थर का, ऑप्शन नंबर सी में लौह एवं चूर्ण का, ऑप्शन नंबर डी में बालू कण का। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 67 का आंसर हो जाएगा ए कागज का। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रित को उत्पन्न उष्मा को जला उठता है। कागज को क्या करता है? जला उठता है। आप लोग बच्चा में देखते हैं स्टोन प्रकाश में इस तरीका से गोला जैसा रहता होगा, यहाँ पर इस तरीका से ऐसे दूगो, यहाँ पर ऐसे गोला जैसा रहता होगा, इसको देखते हैं, ये आवर्धन रहता है। इसको जब सूर्य के प्रकाश में इस तरीका से रखेगा ने और कागज नीचे रहेगा तो कागज जलने लगेगा। प्रश्न संख्या कितना? 68 गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण कहलाता है। कौन दर्पण कहलाता है? व्यास द्वारक कहलाता है। उसका जो होता है क्या कहलाता है? दर्पण द्वारक कहलाता है। तो कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, 2020 में पूछा गया। तो ये प्रश्न क्या हो जाते हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है, तो इसको बनाना ना बोले, याद करना ना बोले। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर साहब, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ये सारे प्रश्न आपको कराया जा रहा है। इस एग्जाम में एक भी क्वेश्चन अलग नहीं आएगा, सेम टू सेम यही से पूछेगा। इसलिए मैं कहता पढ़ ले, चाहे कहीं से क्वेश्चन आएगा यहीं से। प्रश्न संख्या 70 कौन संख्या? प्रश्न संख्या 70 में करा वाहनों के साइड मिरर। कौन मिरर? वाहनों के साइड VVI वाला याद कर लीजिए, रट लीजिए, जो करना है जो कर लीजिए। ये प्रश्न पूछते हैं तो पूछते हैं वाहनों के साइड मिरर पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? 2019 के ए में सी में भी पूछ दिया था, दोनों पाली में एकदम खतरनाक जबरदस्त प्रश्न ही तो है जी, है बार बार पूछे जाते हैं। अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 70 का आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के पीछे में इसको साइड मिरर भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 71 लीजिए, ये तो फार्मूला वाला क्वेश्चन आ गया। इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? लीजिए दर्पण सूत्र कौन है? तो प्रश्न संख्या 71 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सर 71 का आंसर तो जान 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F होता है। ऑप्शन नंबर ए। ज्यादा देखने का भी इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि तो फिक्स है, आपको फार्मूला खुद ब खुद याद होगा ना इसका, ये तो क्योंकि फार्मूला है। प्रश्न संख्या 72 दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शित माध्यम। कौन माध्यम? पारदर्शित माध्यम। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शित माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय हो सकता हो कहलाता है। क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा, वक्रता कहलाएगा या वक्रिता कहलाएगा? तो प्रश्न संख्या 72 का आंसर हो जाएगा लेंस कहलाएगा। प्रश्न संख्या 73 उत्तल लेंस को कहते हैं। कौन लेंस को? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? जल्दी से हमसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए अपसारी लेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी द्वि उत्तल लेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी अपसारी लेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 73 का आंसर हो जाएगा ए
अब सारी लेंस कहते हैं। कौन लेंस कहते हैं? अब सारे लेंस कहते हैं। फिर जैसा कि आप देख रहे होंगे, आप लिखा पवन टीचिंग सेंटर। आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये तो आप जानते होंगे, रोज का ही है। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या क्या चलते हैं, 74 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 74 74 में करा, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी 2 या 3। तो कह रहा कि लेंस के वक्रता केंद्र कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है सी, बीच वाला होता है C1 और C2 होता है। इसी प्रकार F1 और F2 होता है। प्रश्न संख्या 75, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर वक्रता केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी द्वारक। ऑप्शन नंबर डी अक्ष केंद्र कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 75 का आंसर हो जाएगा कुछ बी प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। प्रश्न संख्या कितना? 76 66, जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 76, जब किसी लेंस पर असमांतर किरणें आपतित होती है तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए कागज सुलगने लगता है, धुंधला उत्पन्न होने लगता है। ऑप्शन नंबर ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जब भी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होने लगता है? तो प्रश्न क्या बोल सर, वह कागज सुलगने भी लगता है और धुआं उत्पन्न होने लगता है। दोनों होने लगता है। कागज धुआं पहले उत्पन्न होता है, उसके बाद वह सुलग जाता है, यानी कि आग लग जाता है, जलने लगता है। तो प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 77 की ओर चलते हैं। करा प्रश्न संख्या 77, लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में कितने फोकस होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 1 और ऑप्शन नंबर डी 2 या 3। तो प्रश्न संख्या 77 का आंसर हो जाएगा कुछ 2। लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में 2 फोकस होते हैं। एक F1 होता है, एक तो F2 होता है। प्रश्न संख्या 78, लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, एस्ट्रेगल्स, लेमनेस और लक्स। तो प्रश्न संख्या 78 का हो जाएगा आंसर डायोप्टर। 2020 में पूछा गया है। तो लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात, ये भी प्रश्न कोची है स्टार वाला, तो इसको भी याद रखना ना भूले। प्रश्न संख्या करा 79, कौन है 79 करा, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। कौन लेंस की क्षमता? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों होता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार पूछ ही दे। तो प्रश्न संख्या 79, तो 79 का आंसर हो जाएगा ए धनात्मक होती है। प्रश्न संख्या 80, प्रश्न संख्या 80, अवतल लेंस की क्षमता होती है। कौन लेंस की? अवतल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी धनात्मक, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 80 का आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। प्रश्न संख्या 81, 81, प्रकाश गमन करता है। प्रकाश क्या करता है? गमन करता है। ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर बी तिरछी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 81 का आंसर हो जाएगा को ए सीधी रेखा में। तो प्रकाश गमन कैसी करती है? सीधी रेखा में। प्रश्न संख्या चलते हैं हम लोग कोची 82 की ओर। प्रश्न संख्या 82, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण के ध्रुव को 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शन नंबर ए दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर, दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी और वस्तु की ओर। ऑप्शन नंबर सी दर्पण से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण की ओर। ऑप्शन नंबर डी दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पन की ओर। तो 82 का आंसर, ऑप्शन नंबर 82 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसकी दुगुना हो जाती है तो 60 दूना 30 दूना 60, 100 क्या हो जाएगा? 30 दूना 60 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी की ओर बनेगा। प्रश्न संख्या क्या करे 83, कौन है 83 करा, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? प्रश्न संख्या 86 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर प्रश्न संख्या 86 का आंसर हो जाए, सॉरी 86 नहीं 83 का आंसर क्या हो जाएगा? बी 120 गुना हो जाएगा 4 तिया 12 120 सेंटीमीटर पर। प्रश्न संख्या कितना 84, 85, 86
हम लोग नजदीक ही इस चैप्टर का क्वेश्चन खत्म करने वाले हैं जल्दी ही। 84, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? अगर एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी उसकी आधी। तो ये बराबर क्या होता है 2 होता है, तो क्या होता है 20 को 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85, जिस वस्तु के प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी किरण पुंज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी दीप्यमान वस्तु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 85 का आंसर हो जाएगा प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु का प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 86, प्रकाश की किरणें के समूह को कहते हैं। प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं? लास्ट प्रश्न, ये चैप्टर का आपका लास्ट प्रश्न है। तो ध्यान देने योग बात एकदम, ये चैप्टर का सोच लिया मैं आपको प्रत्येक चैप्टर का एक सोचिए। इस चैप्टर का फिजिक्स में पहला चैप्टर का हम 86 ऑब्जेक्टिव कराएं। टोटल को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में पूरे में मिला के 50 क्वेश्चन देगा। हम आपको एक चैप्टर का 86 क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्या लगता है इससे फाजिल क्वेश्चन आ जाएगा? एक भी क्वेश्चन इससे परे नहीं आएगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं पढ़ ले, चाहे कहीं से प्रश्न आएगा, यहीं से एक एक प्रश्न यहां से छपेगा एग्जाम हॉल में, आप देखिएगा। 86 में प्रकाश की किरणें के समूह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश स्रोत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रदीप्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रकीर्णन कहते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 86 का क्या आंसर हो जाएगा? बी किरण पुंज कहते हैं। तो ये हुआ दोस्तों। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, प्रत्येक चैप्टर को मैं इतना क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। हम और अच्छे से और अगला वीडियो में और एनर्जेटिक होकर आपको क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो अंत में मैं आपको यह कहूंगा, छोटे को प्यार करे, बड़े को सम्मान करे, अपना व्यक्ति इस तरीका से काम रखे कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें।